देखो इन्होंने यहाँ देखो फ्रेमवर्क इन्होंने बना रखा है, ठीक है। बैठ जाओ यार, अब चुप हो जाओ। हाँ अच्छा ये बताओ, एपीआई में तो बेसिक चीज़ें अब चल रही हैं ना। और देखो यार ये गलती मत करो कि नहीं यूज कर रहे हो, नहीं ट्राई कर रहे हो। अगर क्लास ले रहे हो, एनी हाउ क्लास मिस भी हो रही है, तो डेली वीडियो फॉलो करो यार, तब तो मतलब होगा। या तो अच्छा है कि क्लास में बैठ जाओ डेली, इन केस क्लास मिस हो रही है तो वीडियो जरूर दे दो, ठीक है। अच्छा चलो पहले थोड़ा है। और इसमें हमने 8-10 बना लिए थे कि नहीं बना लिए थे, और हमने यहाँ हाँ चेनिंग करना एक कंसेप्ट है। और अच्छा इसमें सर ये नहीं था हमारा कौन सा है, एजाइल अंडरस्कोर एपीआईज, उसके अंदर है कॉन्टैक्ट्स नाम का एक फोल्डर, और इसके अंदर है मेरे पास क्या, कुछ रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है जिनके थ्रू हम किसी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कुछ भी करना हो, सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने फोल्डर बना दिया था, क्योंकि ये जो एपीआईज या रिक्वेस्ट होंगी ये कितनी होंगी, बहुत होंगी ना। पता चला कॉन्टैक्ट की 30 ठो है, अकाउंट्स की 50 ठो हैं, किसी की 10 ठो है, किसी की 20 ठो है, ऐसे ऐसे करके मेरे पास 250-300 क्या होंगी, हाँ रिक्वेस्ट होंगी ना। तो 250-300 होंगी, इसीलिए उसको हमने क्या किया है, मॉड्यूल वाइज या जैसे भी था हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो कॉन्टैक्ट्स करके यहाँ बना दिया है। और अच्छा क्या देखा था हमने, हाँ हमने एक कंसेप्ट देखा था किसका, वेरिएबल्स का। पोस्टमैन के बारे में जब भी बात करते हैं, कुछ भी पूछते हैं, अक्सर यही पूछते हैं क्या, वेरिएबल्स, कि पोस्टमैन में के वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर तुम ही देखो, हमने कल केस देखा था ना। अच्छा हाँ, कल एक बात और, कल उस वीडियो का वो जो हिस्सा है उसको ढंग से सब लोग समझ लेना। जो हमने किसके बारे में बताया था, सर्वर्स या किसके बारे में बताया था, इन्वायरमेंट के बारे में। वो हिस्सा ध्यान से देख लेना, उसको सुन लेना भाई, उसके बारे में नोट्स बना लेना। कौन कौन से सर्वर्स हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट्स हैं, किस पे क्या होता है। एक लोकल इन्वायरमेंट बताया था, है ना, एक पहले बताया था क्या, एक लोकल होगा, इसके बाद डेव इन्वायरमेंट, फिर क्यूए इन्वायरमेंट, फिर इसके बाद यूएटी इन्वायरमेंट, इसके बाद प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, या इसको ये भी बोलते हैं क्या, और बड़े लोकल सर्वर, डेव सर्वर, क्यूए सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर। सर यूएटी सर्वर और इसके बाद क्या, प्रोडक्शन। और सर्वर का मतलब कुछ नहीं यार, सर्वर जैसे सर्वर होता है नॉर्मल, वो भी एक कंप्यूटर ही है सर्वर का मतलब। बस ये है वो वहाँ पे वो वाला कोड वहाँ रखे। अच्छा ये भी है, अगर मान लो तुम यूआरएल डेव सर्वर का डालोगे तो रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा, डेव सर्वर पे ना, तो रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा, डेव सर्वर से। तो टेस्ट कौन होगा, डेव सर्वर होगा ना। देखो सर्वर के साथ एक बड़ी जरूरी चीज होती है यार, नेट पे कोई भी चीज एक्सेस ही नहीं हो पाएगी अगर उसके पास क्या ना हो, आईपी ना हो और क्या ना हो, यूआरएल ना हो। सबसे बेसिक चीज तो क्या होती है, आईपी। तुम्हारे इस कंप्यूटर की भी नेट से कनेक्टेड है ना। अगर हम निकालें, इधर देखो, यहां आए, लिखें माई आईपी, देख रहे हो एक साइट ही आ गई, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, लिख दिया। ये है मेरा आईपी एड्रेस 152.5 वही ना, 152.56.146.8 में हमारी यही पहचान है हम लोगों की, मेरे इस कंप्यूटर की यही है, यही इसकी क्या है, आईपी है। तो ऐसे ही सर्वर भी अगर है तो सर्वर के पास भी क्या होगा, आईपी होगा। अब भाई जो भी इंटरनेट पे चीजें चल रही हैं, हर चीज के पास क्या होगा, एक चीज आईपी एड्रेस, ठीक है। ये देख लो, ऐसे ही सर्वर का भी क्या होगा भाई, इंटरनेट पे भी तो सर्वर ही रखा है, तुम भी इंटरनेट पे यूज कर रहे हो, सर्वर भी इंटरनेट पे ही है, ऑनलाइन है। तो सर्वर भी जो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी भी क्या होगी, आईपी होगी, ठीक। और अब आईपी के ऊपर उन्होंने डाल दिया क्या, उसको दे दिया क्या, एक यूआरएल। अब हम लोग बाहर वाले चाहे तो यूआरएल से क्या कर सकते हैं,
उसको एक्सेस कर सकते हैं, करते ही हैं। हम लोग URL से क्या करते हैं, हम लोग URL हिट करते हैं, और वो URL जिस IP पे सर जहाँ उसका सर्वर होता है कि वहाँ जाके वहाँ क्या करता है, हिट करता है। अच्छा, ये IP मिलती कहाँ से है? ना IP मिलती, जैसे मेरी IP क्या है इस कंप्यूटर की 152.56.146.8 जो भी है ये, तो ये जो मेरी IP है ये दिया है किसका नेट है, जियो का। जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर होगा उसी ने ये IP दी है। मेरी पहचान नेट पे यही है। अगर मान लो हम इस सिस्टम से कुछ भी इल्लीगल करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है ना, कहाँ से, सिर्फ यही से। भाई जब तुम किसी को मान लो तुमने क्या किया, राष्ट्रपति को मेल कर धमकी दे वाला क्या भेज दिया, मेल भेज दिया। इन केस ऐसा कोई भी काम किया तो तुम क्या करोगे, ओपन करोगे और यहाँ से मेल भेज दोगे, वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन मेल भेज कौन रहा है, मेल भेजा तो जा रहा है इस पे जो Gmail है या उनके थ्रू। भेजने के लिए बीच में कौन यूज़ हो रहा है, इंटरनेट, एयरटेल, जियो या ऐसे प्रोवाइडर्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो भाई जो सर्वर है वो सब जानता है किसने किसने हमको रिक्वेस्ट भेजी और उसकी IP क्या है। तो वहाँ और भाई देखो, गूगल वाले को ये पता है कि मेरी IP क्या है। अब वो IP मेरे नाम पे है कि नहीं है, IP असली देने वाला कौन था, वो एयरटेल या जियो जो इंटरनेट प्रोवाइडर था। तो भाई ऐसा केस रहेगा तो पुलिस बात करेगी किससे, गूगल से। गूगल कहेगा हाँ भाई मेल गई है, गूगल कहेगा इसके आगे की इंफॉर्मेशन कौन देगा भैया, एयरटेल देगा। वो जाएंगे एयरटेल के ऑफिस में, कहेंगे भैया ये IP है, इतने बजे थी, यूज हुई थी, इतने बजे मेल आई है, उस समय इसे यूज करने वाला कौन था। तो एयरटेल वालों के यहाँ भी रिकॉर्ड है, भैया वो IP फलाने आदमी यूज कर रहे थे, इनका नंबर भाई उनके पास तो सब है, आधार नंबर ये है भैया, इनका एड्रेस ये है। तुरंत देखते हो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती। इसी वजह से ना, किसकी वजह से, यही IP। और क्या करें, क्या, अच्छा स्टैटिक है कि डायनेमिक, पहले ये बात समझ में आई कि नहीं IP के बारे में। यही तुम्हारी इंटरनेट पे पहचान है। आखिर हम मेल भेजते हैं या हम कोई चीज़ भेजते हैं, तुम्हारे पास तो तुम्हारे कंप्यूटर पे जाता है, दूसरे पे नहीं। कैसे, क्योंकि तुम्हारी एक यूनिक पहचान उस समय है, क्या, IP एड्रेस। IP का मतलब भी होता है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एक चीज देखो, IP 2 तरह की हो सकती है, देने वाला कौन है, एयरटेल। एक हो सकती है स्टैटिक, एक हो सकती है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये होता है जैसे अभी ये IP है ना, जिसके भी नेट से कनेक्टेड हो उससे कहो अपना फोन स्विच ऑफ कर, ठीक है, या फिर वो फ्लाइट मोड में डाले, 1 मिनट बाद फिर फ्लाइट मोड से क्या करे, उसको हटा दे, और अब वो नेट से कनेक्टेड होंगे तो IP क्या दिखाएगा, चेंज दिखाएगा। IP देने वाला तो वही है ना। ये मेरी IP हमारी क्या है, डायनेमिक है हर बार। लेकिन ये है जैसे एक बार कनेक्ट हो गए इस नेट से, तो जैसे देखो, जैसे तुमने अपना नेट ऑन किया, जैसे ही तुमने अपना नेट क्या किया, ऑन किया, तुमको एक IP एड्रेस अलॉट कर दिया किसने, एयरटेल ने। अब जब तक ऑफ नहीं कर रहे हो या वो नहीं कर रहे हो, क्या कहते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर दे रहे, बंद नहीं, जब एक बार उसका कनेक्शन एयरटेल से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कनेक्ट करोगे तब एयरटेल तुम्हें क्या पकड़ा देगा या जियो क्या पकड़ा देगा, दूसरी IP, क्योंकि हमारी IP क्या है, डायनेमिक। IP स्टैटिक भी हो सकती है कि भैया मेरी IP बदले ना, लेकिन इसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है, ये फ्री में नहीं होता। तो अगर आपको स्टैटिक IP चाहिए कि मेरी IP बदले ना, हम जब भी कनेक्ट हो तो उसी IP पे रहें, तो उस कंडीशन में आप एयरटेल को अलग से पैसा दोगे। उनका प्लान होता है भाई कि IP एड्रेस का इसके लिए 2000 रुपये महीना, इसके लिए 4000 रुपये महीना, इस तरह से उनका क्या होता है, प्लान होता है। तब तुमको मिलती है क्या, स्टैटिक IP। हाँ क्या करें, हाँ देखो है तो IP ही, बस डायनेमिक का क्या मतलब है, डायनेमिक का मतलब यह है कि जब तुम एयरटेल से कनेक्ट हुए हर बार तुमको उसने क्या पकड़ाई, नई IP पकड़ाई। और एक तो ये है कि जब तुम क्या किए, अरे हाँ एक बार कनेक्ट किए नहीं, एक ये है कि बंद कर दो, लेकिन फिर भी कनेक्ट करोगे तो एयरटेल तुमको क्या करेगा, वो एयरटेल तुमको क्या देगा, वहाँ मतलब वही वाली देगा जो तुम्हारी है, तुमने मतलब खरीद लिया है,
कि 152.56.146.8, तो हमेशा तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या रहेगा, यही रहेगा, चाहे कनेक्ट करो चाहे डिसकनेक्ट करो चाहे बंद करो, जब कनेक्ट करोगे, क्योंकि तुम इसका पैसा पे कर रहे हो। एक है कि तुम पैसा नहीं पे कर रहे हो, तो जब कनेक्ट होगे एक नई आईपी क्या करेगा, तुमको पकड़ा दे। हाँ बोलो। सर जैसे हम मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर वाईफाई कनेक्ट करके अगर करते हैं तो वो कैसे पहचानते हैं कि हाँ नहीं, फ्लाइट मोड में डाल देते हो, फिर वाईफाई कनेक्ट होने दूसरे के फोन से वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो, तो ये भी ध्यान से देखना, आखिर इंटरनेट तो उसी का यूज कर रहे हो ना। एयरटेल से वो कनेक्ट किया है, इसके बाद तुम क्या किए हो, उससे कनेक्ट कर लिए हो। आईपी एयरटेल भेजा है ना, आईपी दोनों लोग को आईपी नहीं भेजेगा, आईपी तो उसके पास आई है, उसकी आईपी है, आईपी तो किसकी आई है, दूसरे उस आदमी की आई है, ठीक है। तो वही आईपी, जैसे मान लो, जैसे अभी एक काम करो, जिसके मोबाइल से कनेक्टेड हो उससे कहो अपने मोबाइल पे सर्च करे माई आईपी, तो उसकी आईपी अलग नहीं आएगी, नेटवर्क तो एक ही है ना, उसी नेट से वो भी है, उसी से हम भी कनेक्टेड है, तो दोनों सबकी क्या आएगी, यही 152.146.146.8। अगर ये तो मोबाइल से कनेक्टिंग वाली बात है, जैसे मैं वाईफाई लगवा के अगर मैं डायरेक्ट, अरे यार वाईफाई भी लगवाओगे तो कहीं से तो नेट का पैसा पे करोगे ना, जियो एयर फाइबर लगाओगे या तार से नेट मंगवाओगे, आएगा ना एयरटेल से। जब वो तुमको नेट भेजेगा तो तुमको कैसे पहचानेगा, तो तुमको आईपी एड्रेस अपने आप एक देगा, और जो कि हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। इतना बड़ा सा एड्रेस क्यों है, क्योंकि जिससे कि ये यूनिक हो सके। 4 ही अक्षर का रहेगा तब तो 1000 लोग को बांटेंगे और क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए ये है 152.56.146.8 है। हाँ ये चेंज होगा, देखो फिर से अभी तो वही मिलेगा, हाँ डिस्कनेक्ट होने के बाद देखोगे तो हो सकता है नंबर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये बात समझ में आई, अच्छा ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। अच्छा तब एक बात ये भी समझ लो, एक और भी सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है क्या, VPN। ये जानते रहो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है क्या, VPN। जैसे अभी हम इस नेट पे कनेक्टेड है तो एयरटेल से है ना, अभी तुम अगर हम मान लो किसी कंपनी का, जैसे मेरी कंपनी में जिसमें हम जिस प्रोडक्ट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको यहाँ सोचे कि हम ओपन करें, तुम्हारे पास URL है, तब भी अगर हम चाहें यहाँ ओपन करें तो हम ओपन नहीं कर पाते। ध्यान से समझना, जैसे जीमेल है, एक तो है प्रोडक्शन सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर तो पूरी दुनिया के लिए है ना। इसके पहले वो किस पे था, UAT पे, उसके पहले किस पे था, QA पे, उससे पहले किस पे था, डेव पे। जब यहाँ था वो कोड तब बहुत ज़्यादा क्या था, तब उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अभी हमने दुनिया को दिया नहीं है। हम जब उसको प्रोडक्शन पे डालेंगे तब पूरी दुनिया उसे क्या करे, यूज़ करे। तुम जीमेल खोल सकते हो, लेकिन जीमेल का टेस्टिंग सर्वर खोलो, QA सर्वर। भाई जीमेल में भी यही होगा यार, वो लोग भी डेवलप कर रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, लोकल सर्वर, QA सर्वर, डेव सर्वर, UAT सर्वर, और फिर कहाँ प्रोडक्शन। हो सकता है कोई नई फंक्शनलिटी आए 1 हफ्ते बाद, तो वो भी कैसे आएगी जीमेल में। वो फंक्शनलिटी पहले वो कहाँ बनाएंगे, लोकल पे, फिर कहाँ डालेंगे, डेव पे डेव पे टेस्टिंग करके डिफेक्ट फिक्स करके फिर कहाँ डालेंगे, QA पे, फिर वहाँ टेस्टिंग होगी और वहाँ पे डिफेक्ट फिक्स करके फिर कहाँ डालेंगे, UAT पे, अब फिर बाद में डालेंगे किस पे, प्रोडक्शन पे। तो तुम जीमेल तो खोल सकते हो, प्रोडक्शन सर्वर नहीं यूज करते, तुम करते तो हो, लेकिन तुम जीमेल का टेस्टिंग सर्वर यूज नहीं कर सकते। तुम अपने सिस्टम पे अगर मान लो तुमको कहीं से पा भी जाओ तुम कि गूगल का, जीमेल का, फेसबुक, किसी कंपनी का, किसी प्रोडक्ट का, किसी सॉफ्टवेयर का, LIC के सॉफ्टवेयर का, किसी भी सॉफ्टवेयर का क्या मिल जाए तुमको, उनके QA टेस्ट सर्वर का क्या मिल जाए, URL मिल जाए। इंटरनेट पे तो चीज़ें URL से ही यूज होती हैं। अब तुम आओगे, URL डालोगे, इंटर मारोगे, खुलेगा नहीं, बस आएगा दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ठीक है, क्योंकि याद रखना वो चीजें तो बड़ी सिक्योरिटी वाली है ना यार, वो सिर्फ कंपनी के आदमी ही यूज कर सकते हैं, बाहर के आदमी यूज नहीं कर सकते। और एक चीज ये भी बता दें, मान लो जो पहले दुनिया में क्या होता था, हम लोग कहाँ जाते थे काम करने, ऑफिस। हम जाके जनरली कहाँ बैठ के काम करते थे, ऑफिस। तो ऑफिस का ही नेटवर्क रहता था, तो वो लोग ऐसा सिस्टम बनाए रहते थे कि नेटवर्क के अंदर से कोई एक्सेस करेगा तो एक्सेस हो जाएगा।
ठीक है, देखो नेटवर्क भी, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जहां ढेर सारी चीजें क्या हो, जुड़ी हो। नेटवर्क दो टाइप के हो सकते हैं ना, पब्लिक नेटवर्क और क्या, प्राइवेट नेटवर्क। मतलब हमने यहीं के 20 सिस्टम को आपस में क्या किया, जोड़ दिया, तो ये कैसा नेटवर्क है, प्राइवेट। कोई चीज सर्वर पे डाल दी और कुछ कंडीशन लगा दी, बाहर वाला यूज नहीं कर पा रहा है लेकिन अंदर वाले यूज कर पा रहे थे। कंपनी में ऐसे ही काम होता था। हम लोग जैसे जिस प्रोजेक्ट पे काम करते थे तो इसीलिए तो हम लोग ऑफिस जाते थे और वो जो टेस्टिंग का यूआरएल क्या होता है, ऐसे ही यार कल दिखाए थे ना, क्या रहता है, https QA का यूआरएल तो QA.agilecrm.com या QA.xyz.com, ये बाहर से नहीं खुलेगा, लेकिन कंपनी के कंप्यूटर पे जाके बैठते थे तो खुल जाता है। या इसी लैपटॉप को जाए कंपनी के इंटरनेट पे क्या करें, कनेक्ट कर दे, तो यहां भी खुलने लगता था। क्लियर है, क्या खुलता था। इसके बाद हम यूजर नेम, और खुलने का मतलब ऐसा नहीं सीधे खुल गया। पहली बात तो यूआरएल ही नहीं खुलेगा। जब आप नेटवर्क में रहोगे कंपनी के तो यूआरएल ओपन होगा, तब आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। तब लॉगिन पेज दिखाई देगा, तब कहीं जाके तुम क्या डालोगे, यूजर नेम। ये याद रखना, ये कंपनी में जाओगे वो दूसरे दिन ही ये हो सकता है फेस करोगे, तुमसे कहे मतलब वहां जाओगे कंपनी में। लेकिन अच्छा ये बताओ, अब ये बात समझ में आई सबको, प्राइवेट नेटवर्क जैसे कंपनी के नेटवर्क में रहोगे तो वो चीज एक्सेस कर पाओगे, क्यूए का यूआरएल, डेव का यूआरएल, ये सब। अब लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग आईटी में लैपटॉप आ गया, लोग बाहर से काम करने लगे, वर्क फ्रॉम होम होने लगा, या जरूरत ऐसी पड़ने लगी कि भैया ऑफिस में भी काम करना है और घर जाके भी जरूरत पड़े तो कुछ करना है। तो ये चीज अब कैसे संभव हो पाए, तब जानते हो। इसीलिए एक चीज यूज हुई, क्या, वीपीएन। इसका फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसके लिए वीपीएन के लिए क्या आते हैं, कई सॉफ्टवेयर। जैसे एक बड़ा फेमस है सिस्को एनी कनेक्ट। एक नहीं है, सैकड़ों है, एक नहीं। क्या रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी? हाँ, तो क्या है, वीपीएन सॉफ्टवेयर्स ये है, तो बहुत है, नेट पे भी ढूंढोगे ना तो 50 मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वीपीएन के लिए कोई क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, या हम लोग बोलते हैं क्या, वीपीएन एप्लीकेशन। जैसे एक है सिस्को एनी कनेक्ट, ये हम क्या करोगे, डाउनलोड करो, डाउनलोड कर लिए। इसके बाद इस सिस्टम पे, अभी हम बाहर के नेट पे हैं, अब हम जैसे ही उस सिस्को एनी कनेक्ट को क्या करेंगे, रन करेंगे या चलाएंगे, क्लिक करेंगे, तो जानते हो क्या होगा, एक स्क्रीन आएगी और मांगेगा क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड जैसे डालेंगे और लॉगिन बटन पे क्या करेंगे, और क्लिक करेंगे। तो ये सिस्को एनी वीपीएन वाला जो एप्लीकेशन है सिस्को एनी कनेक्ट, इसका काम ये है कि मेरे इस सिस्टम को कनेक्ट कर देगा कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। जैसे मेरी कंपनी मान लो अगर अमेरिका में बैठी है, उनका सब कुछ कहाँ है, अमेरिका में है, लेकिन हम यहाँ से काम कर रहे हैं। हम वीपीएन का जैसे यूजर नेम पासवर्ड, देखो हम कहाँ से काम कर रहे हैं, इंडिया से। किस नेट से यूज कर रहे हैं, एयरटेल को। हम यहाँ पे क्या किए, पहले हम वीपीएन ओपन करेंगे, फिर वीपीएन में क्या डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, और फिर कनेक्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तब फिर हमको ये कनेक्ट कर देगा कहाँ, अगर मेरा यूजर नेम पासवर्ड सही होगा तो कनेक्ट कर देगा कंपनी के नेटवर्क में। और अब देखो इसका एक फर्क दिखेगा। अब इसके बाद हम कनेक्ट हो गए, अब जरा गूगल खोलें और कोई चीज सर्च करें तो देखोगे जो सजेशंस आएंगे मेरे पास, सब आएंगे जनरली कहाँ के, अमेरिका के। अब पूरी दुनिया को ये महसूस ही नहीं होगा कि हम इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं। अगर अब हम जीमेल पे कोई भी कुछ गलत या सही करेंगे तो वहां ये नहीं पता चलेगा कि इंडिया से मेल गई। वहां पहले जिसे कहते हैं ना, पहली बार जब देखेंगे तुमको ये महसूस होगा कि मेल कहाँ से आई है, अमेरिका से। क्यों, क्योंकि हम वहां के नेटवर्क में, मतलब जैसे अगर हम मान लो एक एप्लीकेशन कोई भी ओपन करें, मान लो ये है, हम यहाँ पे क्या करें, जैसे अगर मान लो हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पे, सर्वर जान जाता है कि किस आईपी से रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें एयरटेल वाली आईपी नहीं जाएगी, किसकी जाएगी, अगर हम वीपीएन से कनेक्टेड है तो कौन सी जाएगी,
अब समझ लो हम इस नेटवर्क में है ही नहीं, इस नेटवर्क के सहारे, एयरटेल के नेटवर्क के सहारे हम किससे जुड़े हैं? कंपनी के नेटवर्क। अब हम वही क्यूए का यूआरएल ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और ये तुम सबके साथ होगा जनरली, जब किसी भी कंपनी में जाओगे तो भाई क्लाइंट के एप्लीकेशन पे तुम्हें टेस्टिंग करना होगा। वहाँ क्या होगा? क्यूए सर्वर होगा, डेव सर्वर होगा, इनका क्या होगा? यूआरएल होगा। तुम पहला काम यही किया करोगे। सबसे पहले जब अपना लैपटॉप खोलोगे तो ये वैसे भी जैसे यही नीचे आएगा ऑप्शन उसका, सिस्को एनीकनेक्ट इंस्टॉल कर लोगे तो यही क्या करेगा? दिखाई देगा। इसको ओपन करोगे, क्लिक करोगे, आ जाएगा, यूज़र नेम मांगेगा और क्या मांगेगा? पासवर्ड। और कनेक्ट बटन पे क्या करोगे? क्लिक करोगे, 10 सेकंड लेगा और फिर कह देगा कनेक्टेड। अब इसके बाद तुम यूआरएल ओपन करोगे क्यूए सर्वर वाला तो ओपन होगा। और अगर तुम वीपीएन से कनेक्टेड नहीं हो तो कितना भी करोगे वो ओपन नहीं होगा। क्लियर है? ये समझ में आया? तो ये वीपीएन, हाँ वीपीएन जानते रहना, क्योंकि जब भी किसी कंपनी में जाओगे तो कंपनियां मैक्सिमम क्या यूज़ करती हैं? वीपीएन। ठीक है, वो आपको दे देंगे वीपीएन का सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम पे या तो इंस्टॉल कर देंगे या तो आपको वो दे देंगे। ठीक है। और अच्छा, तो अब आपको ये पता है ना कि डिफरेंट सर्वर्स के बारे में एकदम कंफर्मेशन होनी चाहिए कि डिफरेंट सर्वर्स होंगे और क्या काम है ना? रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स आ रही है और आपको सही सर्वर पे टेस्टिंग करनी है। ठीक है। और अच्छा, ये वेरिएबल्स का अंदाजा लगा, यूज भी समझ में आया। अब हमको हर जगह देने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह से भी दे सकते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हमने बनाया है, यहां से बनाया था ना, यहां से, ठीक है। ये वेरिएबल, इसका नाम क्या है? बेस यूआरएल। और ध्यान से देखो तो लिखा है जी, मतलब ये कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है ना। और ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये है। और ग्लोबल वेरिएबल की ये क्वालिटी होती है कि इसको अब हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हमने ग्लोबल में रखा क्योंकि हमें पता था हर यूआरएल के अंदर क्या करना है हमें, हर भाई जो भी रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा उसमें बेस यूआरएल तो होगा ही। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो क्या हो गया? ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, एक वेरिएबल और भी होता है, जैसे ये क्या है? एजाइल अंडरस्कोर एपीआईज क्या है? बताओ। कलेक्शन है। क्या है भाई? वर्क। इसमें क्या होता है? पोस्टमैन में क्या होता है? कलेक्शन होता है ना। एजाइल अंडरस्कोर एपीआईज एक कलेक्शन है। और अगर तुम चाहो तो वेरिएबल ऐसा भी बना सकते हो जो जिसको बोलते हैं क्या? कलेक्शन वेरिएबल। क्या? कलेक्शन वेरिएबल। वो ऐसा वेरिएबल होता है जिसे बना दोगे, उसके बाद उसी कलेक्शन में यूज कर पाओगे, दूसरे कलेक्शन में यूज नहीं। जैसे ध्यान से देखो, मान लो एक हम कलेक्शन वेरिएबल बनाए, ये चारों क्या है? कलेक्शन ही है। यहाँ कितने कलेक्शंस हैं? 4। एजाइल अंडरस्कोर एपीआईज, कंपनी, कॉन्टैक्ट्स, डील्स, 4 कलेक्शन है। और इन चारों कलेक्शन में अगर यहाँ मान लो कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं क्या? कलेक्शन वेरिएबल, हम उसको बनाएं तो क्या बेनिफिट होगा? वो वेरिएबल सिर्फ इसके अंदर यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं होगा। जैसे एजाइल अंडरस्कोर एपीआईज के अंदर भी है ना रिक्वेस्ट, इनमें अगर हम कलेक्शन वेरिएबल बनाए तो इनमें यूज होगा, इनके बाहर यूज नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्शन वेरिएबल। क्या करें? हाँ, अदर कलेक्शन यूज। इसलिए देखो नाम से ही है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है? जितने भी कलेक्शन बने हैं सब यूज कर सकते हैं। एक कलेक्शन वेरिएबल है, सिर्फ कलेक्शन वाले, उसी कलेक्शन के लोग यूज कर पाएंगे, बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसके बाद तो चलो एक काम करते हैं, ये क्या है? तुम्हारी रिक्वेस्ट है। तो जरा एक चीज ये देखो, ये जो ये यहाँ पे दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन, ये किससे रिलेटेड है? हाँ, फेच ऑल कॉन्टेक्ट्स, मतलब ये जो रिक्वेस्ट है उसी की इंफॉर्मेशन है ना। एक काम करते हैं, जरा ऊपर आओ। ये तो कॉन्टैक्ट्स क्या है? फोल्डर है। उसके ऊपर आओ, ये क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन ओपन करते हैं। ये देखो, अब यहाँ तुम्हें ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? ये ऑप्शन कब दिखा? जब तुमने किसको सेलेक्ट किया? कलेक्शन को। तुमने रिक्वेस्ट नहीं, देखो रिक्वेस्ट ये है इस तरह से। रिक्वेस्ट में तो सब रहेगा ना, मेथड सब, लेकिन देखो हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? कलेक्शन।
मतलब तुम चीजें चाहो तो कलेक्शन लेवल पे भी डिफाइन कर सकते हो, और कलेक्शन लेवल पे कुछ भी डिफाइन करोगे तो हर रिक्वेस्ट में जाके अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अच्छा ये बताओ, एक चीज ये देखी थी तुमने कि नहीं, कि हम लोग जब भी कोई नई रिक्वेस्ट बनाते थे, बनाने के बाद कहाँ आया करते थे, ऑथ में आते थे कि नहीं। और इसके बाद यहाँ बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑथ नहीं रहता था, यहाँ लिखा होता था कुछ ये सब ऑप्शन देखो बड़े काम के, इनहेरिट ऑथ फ्रॉम पेरेंट। फिर इसके बाद तुम आते थे, इसको क्या करते थे, बिल्कुल तुम इसको चेंज करके क्या कर देते थे, बेसिक। क्योंकि अगर जब तुम यहाँ पे बेसिक लिखोगे तो बेसिक काम करेगा, और नहीं लिखोगे तो वो काम करेगा जो पेरेंट का मतलब जो कलेक्शन में डिफाइंड है। हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे, ध्यान से देखो, यहां आए, यहां भी दिख रहा है कि नहीं, एथराइजेशन नो ऑथ है ना, इसी को हम यहां क्या कर लें, बेसिक ऑथ, और यही प्रोवाइड कर दें वो यूजर नेम और पासवर्ड, और इसको कर दें सेव। अब ये जो सेव होगा ये किस पे होगा, कलेक्शन लेवल पे सेव होगा। अब हमको अलग अलग सब में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कह देंगे इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट, तो पेरेंट में मतलब यही कलेक्शन में तो बता दिया गया है ना, यूजर नेम पासवर्ड ये है, और ऑथेंटिकेशन का टाइप क्या है, बेसिक ऑथ, तो वही बेसिक ऑथ हर जगह काम करेगा। तो बढ़िया चीज है ये ना, हर रिक्वेस्ट में जाके अलग अलग करने से अच्छा है एक बार कर दो, उस कलेक्शन के अंदर जितने हैं सबके लिए बाय डिफॉल्ट काम करेगा। यही देखो एक स्क्रिप्ट दिख रहा है, स्क्रिप्ट अभी देखेंगे, ये तो ऑटोमेशन से रिलेटेड है, इसको छोड़ो। और एक क्या दिख रहा है, वेरिएबल्स। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, वेरिएबल यहाँ बना सकते हो। यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड न्यू वेरिएबल, अब यहाँ वेरिएबल बनाओ। मान लो कोई वेरिएबल ऐसा है जो तुम्हें क्या करना है, इस कलेक्शन में यूज करना है, कलेक्शन में यूज करना है, कलेक्शन के बाहर यूज। जैसे तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो यूआरएल है हमारा बनाया हुआ, हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था ना, बेस यूआरएल, जो ये यूआरएल था, ये हमको लग रहा था कि इसी कलेक्शन में यूज करना है, दूसरे कलेक्शन में यूज नहीं करना है। मान लो मेरे पास 4 एप्लीकेशन थे जिनकी एपीआई टेस्टिंग हमको दी गई, हमने क्या किया, चारों के लिए अलग अलग कलेक्शन बना लिया। अब इसका यूआरएल दूसरे के काम तो नहीं आएगा ना भाई, वो एप्लीकेशन, भाई हम ही काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम इसे कई बार एक ही एप्लीकेशन पे काम करते हैं, कई बार हम इसे कितने पे काम कराते हैं, 2 या 3 पे काम कराते हैं। तो अगर हमसे 2 या 3 पे काम करा रहे हैं तो हम यही क्या करेंगे, एप्लीकेशन है तो तीनों का यूआरएल अलग है, काम अलग है, सब कुछ क्या है, अलग है। हमसे कहा गया उनकी एपीआई टेस्टिंग करो, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए कलेक्शन बनाएंगे ना। अब बताओ agile_apis का जो यूआरएल होगा वो दूसरे एप्लीकेशन में तो काम नहीं आएगा ना। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि जो हम यूआरएल कभी किस में रखे, ग्लोबल वेरिएबल में, ग्लोबल वेरिएबल के बजाय हम किस में बनाए, कलेक्शन। और कलेक्शन देखो यहीं से आ जाएगा, यहाँ आ जाओ, जैसे हम यहाँ लिख दें क्या, बेस यूआरएल, और ये वैल्यू दे दी, और ये यही वैल्यू प्रोवाइड करो, इनिशियल वैल्यू, अपने आप यही किस में आ जाएगा, करंट में आ जाएगा। और इसको कंट्रोल एस करके क्या करो, सेव करो। अच्छा लेकिन एक मिनट, हमको ये भी एक चीज़ है ना, यहाँ भी यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, और ये ग्लोबल वाला क्या कर दें, देखो यहाँ पे आ गया ना, ग्लोबल वाला कहाँ गया, क्या है, अच्छा ये तो गेट है ना। अच्छा हमने बेस यूआरएल नाम का ग्लोबल भी था, एक मिनट इस पर क्लिक करो, देखो ये चीज़ बता रहा है क्या, दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड सिंस यू लास्ट ओपन दिस टैब।
देखो रिक्वेस्ट गई और ये पासवर्ड यार कॉपी कर ही लेते हैं। अच्छा ये ऑथेंटिकेशन क्या है, यूज़र नेम ये है, कहाँ डाल दे रहे हैं हम इसको, कलेक्शन लेवल पे, और सॉरी ऑथराइजेशन, और यहाँ बेसिक ऑथ ये, और पासवर्ड VK यही, और इसको कर दो क्या, सेव। चलो सेव करो। क्या बता रहा भाई, अच्छा जानते हो क्या गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है, जानते हो? एक स्लैश यहाँ जोड़ो ना, या तो यहाँ स्लैश जोड़ो या तो यहाँ URL में स्लैश स्लैश से चीजें वो होती है ना। चलो एक कलेक्शन वेरिएबल है और एक क्या है, ग्लोबल। तो क्या करें, ग्लोबल वाले को रिमूव कर देते हैं। ठीक, और इसका ठीक है, जोड़ दिया ना स्लैश। अब चलाओ कोई भी रिक्वेस्ट, चल गया ना। और इस बार देखो हमने यहाँ बेसिक ऑथ सेलेक्ट भी नहीं किया है, हमने क्या सेलेक्ट किया है, इनहेरिटेड ऑथ फ्रॉम पेरेंट। तो जो वहां एक बार सेटिंग कर दी अब वही सबके लिए काम करेगी। ठीक है, और तो अब आपको एक वेरिएबल और पता चल गया, कौन सा, कलेक्शन वेरिएबल। और यार एक तब देख लो, एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल और है जिसका नाम है क्या, ध्यान से देखना, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, इसको समझने में थोड़ा सा क्या होती है, दिक्कत होती है। पहले तो ये समझो है क्या, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, एक बार बना दिया बात खत्म, कहीं भी यूज करो। कलेक्शन वेरिएबल का भी क्या मतलब है, आपने कलेक्शन लेवल पे बना दिया, अब उस कलेक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। कलेक्शन के जैसे वो वेरिएबल जो बनाए थे यहाँ कंपनी में यूज करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल होता तो दोनों जगह यूज कर लेते। ये नो इन्वायरमेंट है ना, क्योंकि अभी कोई इन्वायरमेंट यहां बनाया नहीं गया है। दिखाते हैं क्या मतलब है। यहां पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्या, क्रिएट इन्वायरमेंट। जैसे बताया ना, दो इन्वायरमेंट बना सकते हो, जैसे हमने बनाया है क्रिएट इन्वायरमेंट। मान लो आ गया। अब इन्वायरमेंट को दो क्या है, नाम। चाहे मेरा नाम मन करे ए कर दें, चाहे मेरा मन करे इसका नाम क्या रख दें, बी रख दें, चलो। लेकिन हमको पता है हमें टेस्टिंग करनी है, डेव इन्वायरमेंट पे, क्यूए इन्वायरमेंट पे, इस पे करनी है कि नहीं। तो नाम भी तो वैसे ही रखेंगे। हम यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, डेव। अब मान लो यहाँ हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे वेरिएबल बनाए एक एक्स, ठीक है। ये पूछ रहा है टाइप डिफॉल्ट है और सीक्रेट है। सीक्रेट रहेगा तो मतलब क्या है जानते हो, इनक्रिप्टेड हो जाए, मास्क्ड हो जाएगा। जैसे पासवर्ड नहीं होता, छुपा रहता है। चलो एक्स वैल्यू लिख देते हैं, सपोज करो ABCD, और इसको कर देते हैं क्या, सेव। ठीक है, या फिर अच्छा ऐसा करते हैं, हम लोगों ने अभी एक कलेक्शन वेरिएबल बनाया था ना, किस नाम का, बेस यूआरएल नाम का। एक काम करते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि इसको कर देते हैं क्या, अनचेक कर दिए। वैसे भी ये क्या हो गया, अब यूज के लायक नहीं रहा, या मन किया तो हमने इसे क्या कर दिया, डिलीट ही कर दिया, खत्म हो गया।
अब आते हैं जरा, हमने इन्वायरमेंट बनाया है ना, किस नाम का, डेव नाम का। दिखेगा भी कहाँ से, ये देख रहे हो, इस पर क्लिक करो तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक देखो, एक इन्वायरमेंट दिख रहा है कि नहीं, और उसका एक इन्वायरमेंट है, और इस पर क्लिक कर दो तो मैं उसकी सारी डिटेल, ये देखो ये है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का नाम क्या है, डेव। वेरिएबल है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ABCD। अच्छा, और एक काम करते हैं, एक्स की जगह यहाँ लिख देते हैं बेस URL। ये तो अपने आप आ जाएगा। ये हो गया कि नहीं। अब यही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एक काम करते हैं, डेव है ना, डेव को सिलेक्ट करके क्या कर देते हैं, यहाँ क्या सिलेक्ट कर दें, नो इन्वायरमेंट। जरा सेंड करो, कुड नॉट सेंड दी रिक्वेस्ट, और कह रहा है व्यू इन कंसोल, क्लिक करो, डिटेल दिखाई देगी। क्या बता रहा भाई, एप्लीकेशन जेसन, या एक काम करते हैं, इसको क्या कर देते हैं सारा क्लियर, फिर से भेजते हैं। क्या गेट एड्रेस इनको, ओके। अच्छा, एक चीज और भी दिख रही है क्या, नहीं URL देखो ध्यान से, काम के बाद स्लैश नहीं है यार, बेस URL कहाँ है। अच्छा, ग्लोबल में है क्या अभी, अच्छा ना पहले ग्लोबल देखो, ये ग्लोबल है ना, सेव, हाँ सेव नहीं किया है, क्या कर दें, सेव चेंजेस। चलो अब एक काम करते हैं जरा, अब अपनी रिक्वेस्ट को देखो, इसको जो हम यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो देखो, इसका कलर बदल गया ना, रेड हो गया ना। ये कहना चाह रहा है कि बेस URL क्या है हम जानते ही नहीं। रेड तब होगा जब उस नाम का वेरिएबल बना ही, देखो क्या कर रहा है, ऐड वेरिएबल, हाँ मतलब वही कह रहा है कि भाई ये वेरिएबल जो है हमको मिल नहीं रहा। एक काम करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ सिलेक्टेड है क्या, नो इन्वायरमेंट। यहाँ आए हम और सिलेक्ट कर ले क्या, डेव। कलर बदल गया ना, अब मिलने लगा। मतलब क्या है, अब आप ऐसे वेरिएबल भी बना सकते हो जो इन्वायरमेंट के साथ, मतलब तुम चाहो तो अपने वेरिएबल्स को भी कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे हमें लगा हमारे काम करने के टाइम पे 3 इन्वायरमेंट होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, यूजर नेम, पासवर्ड या वाह, जो तीनों में क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था, अच्छा सोचो जरा, हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, ऐसा थोड़ी ना तीनों इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग करेंगे, किसी एक पे करेंगे ना, या तो किस पे करेंगे, डेव पे, या तो किस पे करेंगे, QA पे, या तो किस पे करेंगे, UAT पे। जब हम डेव पे करेंगे टेस्टिंग, तो सारा यूजर नेम, पासवर्ड, सब URL सब कुछ किसका रहेगा, डेव का रहेगा। अब पता चला यूजर नेम पासवर्ड डेव का भी है, यूजर नेम पासवर्ड किसका है, QA का भी है, अलग अलग है। मान लो डेव पे होता है ऐसा, डेव पे यूजर नेम पासवर्ड क्या है, अलग है, QA पे क्या है, अलग है। कैसे एक्सेस करोगे अब ऐसी चीजों को, या डेव पे उसकी वैल्यू अलग है और QA पे उसकी वैल्यू अलग है। या तो हम ऐसा करें, 2 वेरिएबल बनाएं, एक के नाम में जोड़ दे, जैसे एक का नाम रखें क्या, डेव यूजर नेम, डेव पासवर्ड, QA यूजर नेम, QA पासवर्ड। ऐसे बनाएंगे तो हमें कितने बनाने पड़ जाएंगे, 4 ना। अगर 3 इन्वायरमेंट है तो कितने बनाने पड़ेंगे, 6। मान लो हमको ऐसी 20 चीजों की जरूरत पड़े, तो हर इन्वायरमेंट के लिए बनाएंगे तो 20 तिहाई कितने बन जाएंगे, 60। अगर यही प्रॉब्लम हम सोचो सॉल्व इससे करने की कोशिश करें कि ग्लोबल वेरिएबल बना के अपना काम चला लें, या कलेक्शन वेरिएबल बना के काम चला लें, और जबकि हमको पता है यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू क्या है, सब में अलग अलग है। या तो ये सोचो कि सर जी हम ऐसा करेंगे, जब डेव पे चलाना होगा तो डेव का यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे, जब QA पे चलाना होगा तो जाके मैन्युअली चेंज कर देंगे चीजें, किससे रिलेटेड, QA से रिलेटेड, तब चलाएंगे। जब UAT पे चलाना होगा तो फिर जाके क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो समय लगेगा ना। अब अगर हम सोचो ऐसा कर लें
कि अब या तो फिर हम सोचें कि हम उस समय चेंज नहीं करना चाहते, या ऐसा कुछ सोचें, तब भी प्रॉब्लम होगी, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अगर सोचें तो या तो हम 3 गुना क्या बनाएं, वेरिएबल बनाएं। अब इन लोगों ने कंसेप्ट बड़ा साधारण सा दिया कि मतलब आप चाहो तो अपने यहाँ मल्टीपल क्या बना सकते हो, यहाँ पे इन्वायरमेंट। अगर तुमको लगता है कि कभी डेव तुम्हारे लिए डेव कुछ चीज़ें डेव से रिलेटेड है, कुछ क्यूए से रिलेटेड है और कुछ किससे रिलेटेड है, यूएटी से रिलेटेड है, तो तुम क्यों नहीं ऐसा करते, यहाँ जाके क्या कर दो, यहाँ बना लो क्या, इन्वायरमेंट। जैसे ये देखो हमने एक बनाया ना, उसका नाम क्या है, डेव, और एक नया बनाते हैं, अरे सॉरी यहाँ यहीं पे है ऑप्शन, कौन सा, प्लस बटन जो है, क्रिएट इन्वायरमेंट, और इसका नाम रखते हैं क्या, QA, और यहाँ भी बना दें क्या, वही सेम नाम का वेरिएबल, क्या, बेस URL, ठीक है। और यहाँ भी क्या दे दें, वैल्यू यहाँ के URL में क्या रहे, QA डॉट समथिंग करके रहे, क्या रहे, QA डॉट समथिंग, उसका क्या है, डेव डॉट समथिंग है, इस तरह से। और इसके बाद इसको भी क्या कर दें, सेव कर दें। और अभी तो एक ही एक वेरिएबल है ना, एक ही एक वेरिएबल नहीं होगा, कई होंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, है ना, बेस URL, है ना, और भी एप्लीकेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 बना लेंगे, क्या, इन्वायरमेंट, डेव, QA और क्या, UAT, और यहाँ पे UAT के वही वेरिएबल यहाँ बना देंगे, क्या, बेस URL, और वैल्यू दे देंगे, लो ये। अब अगर जब हमें ध्यान से सोचना, जब हमें टेस्टिंग किस पे करनी होगी, जब हमें टेस्टिंग करनी होगी, हमसे कहा जाएगा कि डेव पे टेस्टिंग करो, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है कि जाएं हम देखें डेव में क्या चीज़ें थी, अब QA पहले किस पे किए थे, अब किस पे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इन्वायरमेंट क्या सेलेक्ट कर लेंगे, डेव। अब उसी वेरिएबल की सारी चीजें कहां से आएंगी, डेव से आएंगी, है ना। तो कहां से आएंगी सारी चीजें, डेव से आएंगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, यूजर नेम, और सबसे बड़ी बात है यहीं सारे बना दिए हो ना, यहीं पे तुमने क्या किया है, इधर देखो, ये जैसे हम लोग QA पे या डेव पे